गुड मॉर्निंग। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। आज अपन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश की दूसरी घटना और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, और प्रकाश मुड़ता कब है? या तो टकरा के मुड़ता है, या जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तब मुड़ता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, या तो वेग बढ़ जाता है या वेग कम हो जाता है। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश मुड़ता है, और इसी मुड़ने को अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब अपन दो अलग अलग मीडियम लेकर, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने इधर लिया है सघन माध्यम, विरल माध्यम। कैसा माध्यम लिया है? विरल माध्यम। और इधर कैसा लिया है? सघन माध्यम। ठीक है। और यहाँ अभिलंब बनाया है जहाँ अपन प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। ये प्रकाश की किरण को अपन ने आपतित कर दिया। ये क्या है? अभिलंब है, जिसको अपन नॉर्मल भी कह सकते हैं। और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण आई। देखिए, ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है, सेकंड माध्यम है। और प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण मुड़ेगी। किस प्रकार से मुड़ेगी ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है। इधर प्रकाश का वेग v1 है, इधर वेग परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए मुड़ेगी। इधर अपूर्णांक μ1 है, यहाँ का अपूर्णांक दूसरे माध्यम का अपूर्णांक μ2 है। ठीक है। इसी प्रकार से एक साथ अपन दूसरा माध्यम भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये अभिलंब है और ये पृथककारी सतह है जो दो माध्यमों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। अभी इस बार अपन इधर सघन माध्यम ले लेते हैं, डेंसर मीडियम ले लेते हैं, और इधर जो माध्यम लेते हैं वो विरल लेते हैं, रेयरर मीडियम ले लेते हैं। ठीक है। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम। पहला माध्यम वो होता है जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, और दूसरा माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जहाँ आपतित हो रही है ये इंसिडेंट रे हो गई, और जहाँ आपतित हो रही है अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको अपन आपतन कोण कहते हैं, आई। ठीक है। आइए, ये प्रकाश की किरण यदि नहीं मुड़ती है तो इस प्रकार से सीधी जाएगी बिना मुड़े, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, इसलिए मुड़ेगी। किस प्रकार से मुड़ेगी वो भी अपन देखेंगे। इधर वेग v1 है, इधर वेग v2 है, इधर का अपूर्णांक μ1 है, इस माध्यम का अपूर्णांक μ2 है। देखिए, पहले इसकी बात कर रहे हैं। प्रकाश विरल से कहाँ आ रहा है? सघन माध्यम में आ रहा है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आ रहा है, देखिए सघन माध्यम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है अणु पास पास होंगे, और अणु पास पास होंगे। अणु क्या होंगे? पास पास होंगे, और अणु पास पास होंगे। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो गई और अणु पास पास है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन अपूर्णांक कहते हैं। फिर से देखिए, सघन माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, अणु पास पास होंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने से अपूर्णांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ का माध्यम सघन है, इसलिए अणु पास पास है, और अणु पास पास है तो उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही वेग कम हो जाएगा, आपका जो अपवर्तन कोण है वो छोटा आएगा। किससे? आपतन कोण से। तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। यहाँ अपन लिख देते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। इसी प्रकार से इस मीडियम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या हुआ है? माध्यम सघन है, और सघन से कहाँ आ रहा है प्रकाश? विरल माध्यम में आ रहा है। विरल माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, प्रकाशिक घनत्व है, वो कम होता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसलिए अपूर्णांक भी क्या है? कम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विरल माध्यम का क्या होता है? कम होता है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब अणु थोड़े दूर दूर है, और अणु दूर दूर है इसका मतलब वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ गया तो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाएगी, यानी अभिलंब से दूर चली जाएगी। वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वेग बढ़ गया। इस कोण को कहेंगे अपन अपवर्तन कोण R। ठीक है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। अब देखिए यहां पर इसकी अपन बात करते हैं तो क्या क्या हुआ है, यहां पे I ज़्यादा है कि R ज़्यादा है, यहां पर R कम है, I ज़्यादा है, यानी आपतन कोण क्या है, ज़्यादा है, और अपवर्तन कोण कम है। एक बात अपने को ये पता लगी है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आ गई है, और जैसे ही अभिलंब की ओर आ गई है R का मान क्या हो गया, कम हो गया। आइए 2 नंबर, जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, पहले माध्यम में वेग v1 था, इसका वेग में परिवर्तन होकर वेग क्या हो गया, v2 हो गया। यहाँ पे v1 ज़्यादा होगा कि v2 होगा, ये देखने के लिए अपने को पता है कि माध्यम सघन है और सघन में अणु पास पास होते हैं, इसलिए वेग क्या हो गया, कम हो गया, यानी v1 ज़्यादा था और v2 कम हो गया। इसी प्रकार से 3 नंबर अपन देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, μ1 और μ2 में से कौन सा ज़्यादा है। आइए, माध्यम सघन था, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी, माध्यम विरल की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए अणु पास पास है, और अणु पास पास होने का मतलब है अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है। कौन से माध्यम से, पहले माध्यम से। ठीक है, और तीसरा, ये प्रकाश की किरण देखिए सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इस कोण से मुड़ गई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किस कोण से प्रकाश की किरण मुड़ी है, डेल्टा कोण से मुड़ी है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। प्रकाश किस कोण से विचलित हो गया, डेल्टा कोण से विचलित हो गया, इसलिए डेल्टा का मान क्या आएगा, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आएगी I माइनस R। जो बड़ा कोण है I और R में से, उसमें से छोटा कोण घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि साधारण सी गणित है, ये I और ये R प्लस डेल्टा, ये I R प्लस डेल्टा के क्या होगा, बराबर होगा। I R प्लस डेल्टा के बराबर होगा, अपन यहाँ लिखते हैं I इक्वल टू R प्लस डेल्टा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ डेल्टा निकालेंगे तो R को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो I माइनस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो आपका डेल्टा क्या आ गया, R माइनस I आ गया। अब वही बातें यहाँ पे देखते हैं। आइए, सबसे पहले सघन से विरल में आया प्रकाश, अभिलंब से दूर हट गई प्रकाश की किरण, इसलिए I छोटा है और R क्या होगा, बड़ा होगा। आइए 2 नंबर, यहाँ पे अपन ने कहा था कि v1 ज़्यादा था v2 से, क्योंकि प्रकाश किरण सघन में आई थी और सघन में आने से वेग कम हो गया था। इधर देखो, सघन से विरल में आई है, डेंसर से रेयरर में आई है, इसलिए प्रकाश की किरण का वेग बढ़ गया, और वेग बढ़ गया तो v2 ज़्यादा हो गया किससे, v1 से। आइए 3 नंबर अपन बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की। ठीक है, यहाँ कौन सा माध्यम है, सघन। सघन माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा और अणु पास पास, अणु पास पास, इसलिए अपवर्तनांक ज़्यादा। यहाँ पे विरल माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम और अणु दूर दूर, अणु थोड़े दूर दूर है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो μ1 ज़्यादा होगा किससे, μ2 से, ये अपने को पता लग गया। इसी प्रकार से एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, विचलन कोण। आइए, ये सीधी जानी चाहिए थी प्रकाश की किरण, लेकिन इधर मुड़ गई, कितने कोण से मुड़ गई, डेल्टा कोण से मुड़ गई, इसको कहते हैं विचलन कोण। और ये विचलन कोण जो आएगा वो फिर वही बात है, यहाँ I और R में से जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटा एंगल घटा देंगे, जैसे अभी इधर अपन ने किया था, R माइनस क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, विचलन कोण आ गया। ये इस स्थिति में हो गया। यहाँ प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आई है वेग कम होने से, यहाँ वेग बढ़ने से अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट गई है। ये जो घटना हुई है प्रकाश की, इसी को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये एक पारदर्शी माध्यम है, उससे दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो पृथककारी सतह है, इस सतह पर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये देखो सीधी आनी चाहिए थी और विचलित हो गई। ठीक है, विचलित हो गई, विचलित या तो ये अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास आएगी, 2 स्थितियां हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा माध्यम है वो किस प्रकार का है। यदि माध्यम सघन है
तो अणु पास पास होंगे, पास पास होने से वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेग कम होने से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस पृथककारी सतह पर अपना जो पथ था उस पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, डेविएट हो गई, और इसी डेविएट को या बेंड हो गई, इसी बेंडिंग को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए किस कोण से विचलित हो गई, डेल्टा कोण से। और यहाँ पर अभिलंब से दूर क्यों हटी, क्योंकि वो सघन से कहाँ आ रहा था, प्रकाश विरल में आ रहा था, और जब विरल में प्रकाश आ रहा था, अणु विरल माध्यम के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और अणु दूर दूर होने से वेग का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही वेग बढ़ेगा प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दो बातें, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, V1 ज़्यादा है, V2 कम है, μ1 कम है, μ2 ज़्यादा है। इसका मतलब है वेग जो है वो अपूर्णांक के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहाँ से अपने को ये पता लग रहा है कि वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अपूर्णांक के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेग कम हो जाएगा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेग बढ़ जाएगा। ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ देखिएगा, क्या देख रहे हैं आप, पहले माध्यम में वेग कम है प्रकाश का, दूसरे माध्यम में वेग ज़्यादा है क्योंकि दूसरा माध्यम विरल है। ठीक है, लेकिन पहले माध्यम का अपूर्णांक ज़्यादा है, पहले माध्यम में वेग कम है, तो वेग और अपूर्णांक एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। यानी वेग जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अपूर्णांक के। जब अपन अपूर्णांक पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सामान्यतः जानकारी हो गई किसकी, अपवर्तन की। तो इसको पॉज करेंगे वीडियो को, और दोनों स्थितियां बना करके आप लोग एकदम समझते हुए ये देखेंगे कि I ज़्यादा है कि R ज़्यादा है, V1 ज़्यादा है कि V2 ज़्यादा है, डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में आप वीडियो को पॉज करके अपने आप लिख करके देखेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से, तो प्रकाश का मुड़ना क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, बेंडिंग हो गई लाइट। कौन से माध्यम के कारण मुड़ी है प्रकाश की किरण, दूसरे माध्यम के कारण मुड़ी है। और अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं, स्नेल नियम कहते हैं। स्नेल नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है I, यानी अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद जो अपवर्तन कोण है R, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण R। ठीक है, स्नेल नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और ये नियतांक किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। और ये नियतांक अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम में नहीं मुड़ी है, जैसे ही माध्यम दूसरा आया है तो प्रकाश की किरण मुड़ी है, यानी मुड़ने का कारण क्या हो गया, दूसरा माध्यम, और दूसरे माध्यम के कारण प्रकाश मुड़ा है, इसलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा कौन से माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, और इसको अपन लिखेंगे μ2 बट्टा μ1। ठीक है, अभी अभी अपन ने देखा था कि अपवर्तनांक जो होता है वो वेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हैं अपन, v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं। तो इसको अपन कहते हैं स्नेल नियम। लिखेंगे कैसे इसको, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो नियतांक होता है, और ये नियतांक होता है क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। कौन से माध्यम का अपवर्तनांक होता है, प्रकाश दूसरे माध्यम के कारण मुड़ा है, इसलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष,
और अभी अभी अपन ने देखा था कि अपूर्णांक और वेग एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अपन म्यू2 बट्टा म्यू1 को क्या लिख सकते हैं, v1 बट्टा v2 लिख सकते हैं। इसको अपन कहते हैं स्नेल नियम। यानी अपने पास आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, और ये क्या हो गया, म्यू1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो म्यू2 साइन आर, ये स्नेल नियम है। अब द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये हुआ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन का मतलब है कि आपतित किरण, मान लीजिए ये कोई पृथककारी सतह है, इससे नीचे दूसरा माध्यम है, ऊपर दूसरा माध्यम है, तो प्रकाश की किरण मान लीजिए इस प्रकार से आ रही है, यहाँ क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे, तो अपवर्तित होते हुए सामने से अपन देखेंगे तो तीनों क्या दिखनी चाहिए आपको, एक ही तल में दिखनी चाहिए। अभी जो बोर्ड पे है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों बोर्ड के तल में है, यानी तीनों एक ही तल में स्थित है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब यानी नॉर्मल एवं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। अब अपन स्नेल नियम को अपवर्तनांक पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद स्नेल नियम को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोज करके फिर से इसको उतार लीजिए, ये आपका उतारा हुआ है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम हो गए, कौन कौन से, स्नेल नियम जो ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका स्नेल नियम है। ठीक है, उसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। जैसा कि अपन यहाँ पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल नियम में, और अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का कौन से माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये होता है v1 अपॉन v2। यानी अपवर्तनांक क्या हो गया, बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग। और इसको अपन लिखेंगे पहले माध्यम में वेग v1, दूसरे माध्यम में वेग v2। अपवर्तनांक कौन से माध्यम का है, दूसरे माध्यम का, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का क्यों है, क्योंकि प्रकाश दूसरे माध्यम के कारण मुड़ता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब मुड़ता है, इसलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं कौन से माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो अपवर्तनांक हो गया v1 अपॉन v2। μ21 को अपन क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, μ21 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ये जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, n लेमडा। v वेग है जो डिपेंड करता है माध्यम पर, लेमडा तरंग दैर्ध्य है जो डिपेंड करता है माध्यम पर यानी मीडियम पर, वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी भी लाइट की
मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो स्रोत पर डिपेंड करती है, जो सोर्स होता है उस पर डिपेंड करती है। पर सेकंड जो वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये डिपेंड करती है स्रोत पर। ये दूसरे माध्यम में पहले माध्यम में अलग अलग नहीं होती है, जबकि वेग पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में क्या होगा, अलग होगा। तरंग दैर्ध्य भी पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में क्या होगा, अलग होगा। यहाँ से v है वो एक तरीके से लेमडा की क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर v1/v2 को अपन क्या लिख सकते हैं, v1/v2 को अपन λ1/λ2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा μ2/μ1 इक्वल टू क्या आ गया, λ1/λ2 आ गया। μ2/μ1 इक्वल टू λ1/λ2 है। तो अपूर्णांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती है तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वेवलेंथ के, लेमडा के। अगर लेमडा ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम होगा। और यदि लेमडा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने को ये पता लग गया कि अपूर्णांक क्या होता है, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है v1/v2, और v प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, दोनों माध्यम पर डिपेंड करते हैं। तो v प्रोपोर्शनल लेमडा है तो अपन इसको लिख सकते हैं v1/v2 को λ1/λ2। यहाँ μ2/μ1 इक्वल टू आया λ1/λ2। इसका मतलब अपूर्णांक जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के। यदि वेवलेंथ ज़्यादा तो अपूर्णांक कम होगा, यदि वेवलेंथ कम तो अपूर्णांक ज़्यादा होगा। वेवलेंथ कम कौन से कलर की होती है, वेवलेंथ ज़्यादा कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। तो रेड कलर के लिए अपूर्णांक क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से वेवलेंथ कम किसकी होती है, वोलेट कलर की। बैंगनी कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए बैंगनी कलर के लिए अपूर्णांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ जैसे ये माध्यम है और ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये लो, ये प्रकाश की एक बार तो अपन रेड कलर का लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और दूसरी बार इधर से ही इसी पाथ से अपन वोयलेट कलर की लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, बैंगनी रंग की लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। यदि प्रकाश नहीं मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा, क्योंकि जो पहला मीडियम है वो विरल है और ये कैसा है, सघन है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। सघन माध्यम का अपूर्णांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वेग कम होगा। दोनों ही किरणें, देखिए यहाँ पर किरण दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक के लिए अपूर्णांक थोड़ा कम होगा, एक के लिए अपूर्णांक थोड़ा ज़्यादा होगा। कौन सी के लिए कम होगा, रेड कलर के लिए। तो रेड कलर के लिए अपूर्णांक थोड़ा कम होगा, मुड़ेगी तो ये अवलंब की ओर ही, लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से जाएगी, ये रेड कलर आएगा। इसी प्रकार से वोयलेट कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए अपूर्णांक क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, रेड की तुलना में ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि थोड़ी सी ज़्यादा मुड़ेगी। ये कौन सा कलर हो जाएगा, वोयलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है मुड़ती है। आइए अब अपने को ये पता लग गया कि अपूर्णांक की डिपेंडेंस किस पे है, किस पर अपूर्णांक निर्भर करता है। एक तो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि माध्यम अलग होने के कारण अपूर्णांक क्या होता है, अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका अपूर्णांक क्या होगा, माध्यम का ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अपूर्णांक किस पर निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। तो आप लिखेंगे आपतित प्रकाश के रंग पर। तो क्वेश्चन यदि ये आए कि डिपेंडेंस बताइए किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप बताएंगे माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। आपतित प्रकाश के रंग पर, यानी जो कलर होगा इंसिडेंट लाइट का, उस कलर पे भी डिपेंड करेगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग का
अनुपात, इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर और आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यानी अपन ने अपवर्तन क्या होता है ये पढ़ लिया, अपवर्तन क्यों होता है ये पढ़ लिया, अपवर्तन के दो नियम होते हैं ये पढ़ लिया, और अपवर्तनांक क्या होता है ये पढ़ लिया। ठीक है, यानी अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, यदि जो पहला मीडियम है, जो पहला माध्यम है वो क्या हो, या तो वायु हो, एयर हो, या वैक्यूम हो, निर्वात हो। यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम है जो वायु की तुलना में क्या होता है, सघन होता है, डेंसर होता है, कोई भी माध्यम है दूसरा और पहला माध्यम क्या है, वायु है। यानी प्रकाश यदि वायु से कहाँ आ रहा है, किसी माध्यम में आ रहा है, तो अपन 1 की जगह तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर वायु लिख देंगे, और 2 की जगह क्या लिखेंगे, माध्यम लिखेंगे। देखिए क्या आता है, तो μ2 की जगह माध्यम, ये लो माध्यम, अपॉन μ1 की जगह वायु, तो ये लो वायु। ठीक है, इक्वल टू v1 की जगह वायु लिखेंगे और 2 की जगह माध्यम लिखेंगे, यानी v माध्यम लिखेंगे, v माध्यम लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे म्यू जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, और अपन ये जानते हैं कि वायु इक्वल टू c, वायु का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो c होता है, किसमें, वायु में। ठीक है, ये मान यहाँ रखेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए म्यू माध्यम अपॉन 1 इक्वल टू c अपॉन v माध्यम, और यहाँ से अपन किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं c अपॉन म्यू माध्यम से। ठीक है, तो ये प्रकाश का वेग आ गया किसी भी माध्यम में, जिस भी माध्यम में आपको प्रकाश का वेग निकालना है उसी माध्यम का के अपवर्तनांक का भाग लगा देते हैं किसमें, प्रकाश के वेग में, तो उस माध्यम में प्रकाश का क्या आ जाता है, वेग आ जाता है। अब देखिए, यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा कोई भी माध्यम है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक होगा किसी भी माध्यम का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, और किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या हो गई, यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे आपने अब तक पढ़ा है, जैसे कहीं भी आपने देखा है कि कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखा आपको मिलता है, तो कांच का अपवर्तनांक ये होता है 3/2, यानी ये कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। इसी प्रकार से मान लो आपको लिखा मिलता है कि अपवर्तनांक किसका, जल का, और ये होता है 4/3। इसका मतलब है अपवर्तनांक जो जल का है 4/3 वो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। यानी पहला माध्यम क्या है, वायु है, इधर वायु है, इधर कोई भी माध्यम है जो वायु की तुलना में क्या है, सघन है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है और वो किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, सघन माध्यम में जैसे ही आएगी। यानी यहाँ जो अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, और इसी अपवर्तनांक को क्या कहते हैं अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी माध्यम में आप वेग निकाल सकते हैं किसका, प्रकाश का, और किसी भी माध्यम में वेग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रकाश के वेग में उस माध्यम के अपवर्तनांक का भाग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे यदि कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 हो तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, किस में वेग निकालना है, कांच में।
कांच का अपूर्णांक कितना है 3/2। किसी भी माध्यम में वेग ये होता है c/ उस माध्यम का अपूर्णांक। ठीक है, अपने को वेग किस में निकालना है, कांच में, ग्लास में। c/μ किसका, कांच का। ठीक है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। कांच का अपूर्णांक कितना दिया हुआ है 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6/3 × 10⁸ और ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यानी कांच में प्रकाश का वेग कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो गया। जिसमें माध्यम में वेग निकालना है उस माध्यम के अपूर्णांक का प्रकाश के वेग में क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है कि v समानुपाती क्या होता है लेम्डा। तो जो फॉर्मूला वेग का होगा वही किसका होगा, वेवलेंथ का होगा। तो किसी भी माध्यम में वेवलेंथ कितनी होगी, यहाँ देखिए वेग किसका, प्रकाश का वेग किसमें, वायु में। तो यहाँ लेम्डा किसका, किसमें, वायु में। वेवलेंथ किसमें, वायु में, अपॉन माध्यम का अपूर्णांक कितना होगा म्यू माध्यम। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये और ये। तो आपको वेवलेंथ यदि दी हुई है किसमें, वायु में, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसमें, माध्यम में, जब आपको उस माध्यम का क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अपूर्णांक होता है μ21 दूसरे माध्यम का अपूर्णांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो μ2/μ1 और ये होता है पहले माध्यम में वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि कांच का अपूर्णांक 3/2 एवं पानी का अपूर्णांक 4/3 हो तो कांच का किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, और पानी का किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष क्या ज्ञात करो, अपूर्णांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, कांच का अपूर्णांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का कितना 3/2। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी प्रकाश वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है। उस स्थिति में उसका अपूर्णांक कितना है 3/2 है। आइए उसके बाद पानी का अपूर्णांक आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3। तो पानी का अपूर्णांक दिया हुआ है, इसका मतलब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वायु से आ रहा है, और कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है। इसको भी अपन क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपूर्णांक कहेंगे, किसका, वाटर का, पानी का। ठीक है, इक्वल टू 4/3। तो ये 4/3। अब आपको प्रॉब्लम में क्या निकालना है, आपको कांच का अपूर्णांक चाहिए किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो आपको कांच का अपूर्णांक चाहिए, तो म्यू किसका चाहिए, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से लिख देंगे। और म्यू ग्लास अपॉन वाटर आपने लिखा था कि μ21 = μ2/μ1, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले के सापेक्ष। यहाँ दूसरा माध्यम कौन सा है, ग्लास। तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, वेरी सिंपल। μg = 3/2, म्यू वाटर = 4/3। सोल्व करेंगे तो 9/8। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, आपको पानी का अपूर्णांक चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। कांच के सापेक्ष किसका चाहिए, पानी का अपूर्णांक चाहिए। तो आपको पानी का अपूर्णांक चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं वाटर लिखूंगा, यानी म्यू वाटर किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो म्यू वाटर जी यानी WG। और पानी का अपूर्णांक किसके सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष। पानी का अपूर्णांक कितना दिया हुआ है, देखिएगा पानी का अपूर्णांक आपको दिया हुआ है 4/3। तो क्या लिखेंगे 4/3। ग्लास का अपूर्णांक आपको कितना दिया हुआ है 3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2, यानी 8 क्या आ गया 9। वैसे भी म्यू ग्लास वाटर इक्वल टू क्या होता है 1/2 म्यू वाटर ग्लास।
तो ये 9/8 आया, तो ये 8/9 आ गया। तो इस प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। और अपवर्तन में देखिए क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में आ गया तो प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम कहाँ से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल और केवल फॉर्मूला कहाँ से बनता है, स्नेल नियम से बनता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, स्नेल नियम से आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो स्नेल नियम से आएंगे। इसके बाद अपवर्तन की जो घटना होती है वो डेली लाइफ में भी अपने को देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ अपवर्तन अपने को दिखता है या महसूस किया जाता है। आपने देखा होगा कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट बाद भी आपको सूर्य दिखता है, और सूर्योदय होता है सुबह तो 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। ये घटना भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। यानी सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी और सूर्योदय से 2 मिनट पहले भी अपने को सूर्य दिखता है। यानी अपीयरेंस ऑफ किसकी, सनराइज और सनसेट, वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। आप यदि पानी के अंदर या किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है और उस गिलास में यदि आप क्या डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, तो जहाँ पर पृथककारी सतह है किसकी, वायु की और पानी की, वहाँ से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना भी किसके कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। और अपवर्तन आपको कहाँ देखने को मिलता है, यदि किसी टब में या बाल्टी में पानी है तो उसका जो पैंदा है वो थोड़ा सा आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये अपवर्तन का ये उदाहरण हो गए जो आपने पहले ही पढ़े हैं। धन्यवाद। इससे आगे का जो वीडियो बनेगा उसमें अपन अपवर्तन के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। धन्यवाद।